नमस्कार, मैं हूं रजनी सिंह। स्वागत है आप सभी का। यूपी का बजट सत्र खत्म हो गया है। इस दौरान विपक्ष के वार पर सत्ता पक्ष ने खूब पलटवार किया है और इस दौरान शाराना अंदाज में निशाना भी साधा है। जी हां, इस बार की चर्चा खूब हो रही, इसीलिए हम कह रहे हैं कि बदला बदला सा यूपी नजर आता है। दरअसल शाराना अंदाज में एक दूसरे पर खूब निशाना साधा गया। सीएम योगी ने अखिलेश पर जमकर व्यंग बाढ़ छोड़े और सदन में शिष्टाचार और मर्यादा का पाठ भी पढ़ाया। मुझे लगता है कि अगर नेता प्रतिपक्ष गाय माता की सेवा किए होते तो गौ माता की भाषा बोले होते, लेकिन भैंस के दूध का ज्यादा असर भाषण में दिखाई दे रहा था। ये बातें कही। वहीं अखिलेश ने भी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई और बजट का एक एक हिसाब सरकार से मांगा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन तंज और तकरार देखने को मिली। विधानसभा में बजट पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा। सीएम योगी ने कहा कि आप में और राहुल गांधी में ज्यादा फर्क नहीं है, बस एक फर्क है, राहुल देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप प्रदेश के बाहर प्रदेश की बुराई करते हैं। जैसे नेता प्रतिपक्ष ने एक बात और कही कि उन्होंने अपने समय में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का दौरा किया और एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो, तो उसने कहा कि हाँ, राहुल गांधी है। बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। फर्क केवल यह है कि राहुल गांधी जी देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश की बुराई कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सोमवार को बजट पर बोलते हुए बेसिक शिक्षा पर सवाल उठाया था और अपने मुख्यमंत्रित्व काल की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा था, मैं एक बार एक स्कूल में गया और बच्चे से पूछा कि मुझे जानते हो? बच्चे ने कहा, हाँ, आप राहुल गांधी हैं। अखिलेश यादव के इस बयान पर पूरा सदन ठहाके से गूंज उठा था। उत्तर प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए हों और लगातार प्रधानमंत्री यूपी की वजह से बन रहे हो इनकी सरकार के, वो सरकार दिल्ली और यूपी की सरकार में हमारा शिक्षा का ये स्तर, और प्राइमरी स्कूल में मैं हमेशा जाता हूं और मैं एक बार नहीं गया, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैं गया और मैं अपनी भी कमी जानता हूं। जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ, मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। देख जी, अध्यक्ष ये अच्छा सोच रहे हैं। पूरी बात इनकी सोच समझ बिल्कुल ठीक है। पूरी बात सुन लीजिए। ये इनकी सोच समझ बिल्कुल ठीक है। मैं जानता हूं किस बात पे ये कह रहे हैं। इन्हें चिंता इस बात की नहीं है अध्यक्ष महोदय, इन्हें दुख इस बात का नहीं है कि यूपी नीचे से चौथा नंबर है। इन्हें खुशी इस बात की है कि मैंने कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम ले लिया। कमाल है आपको सरकार किसने बना दी? वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के गोबर वाले बयान पर भी तंज कसते हुए कहा, आज तो गोबर से अगरबत्ती भी बन रहा है। अगर आप पूजा करते होंगे तो अगरबत्ती जरूर जलाते होंगे। मुझे लगता है कि अगर नेता प्रतिपक्ष गाय माता की सेवा किए होते तो गौ माता की भाषा बोले होते, लेकिन भैंस के दूध का ज्यादा असर भाषण में दिखाई दे रहा था। मुझे लगता है कि अगर आपने चचा शिवपाल जी से ही कुछ सीखा होता
पूजा कैसे होती है, और पूजा में जब स्वीकार कर लेना, आप उस गोवर्धन को कहते थे कि गोबर हमें नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए, कृषि प्रधान देश भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था बगैर गाय के नहीं हो सकती और बगैर गाय के गोबर से नहीं हो सकती है। यूपी बजट सत्र में सिर्फ आखिरी दिन ही नहीं बल्कि पूरे सत्र के दौरान हंगामा और तकरार देखने को मिली। तुमने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है। ऐसा लगता है कि यूपी में विकास की बयार से विपक्ष परेशान है। हालांकि सत्र के आखिरी दिन सीएम ने विपक्ष को भी ये नसीहत दे ही डाली, इस सदन में सोच समझकर टिप्पणी होनी चाहिए। बीजेपी समस्या का समाधान लेकर आती है। हम अब तक का सबसे बड़ा बजट लेकर आए, हमने विकास के कार्यों पर ज्यादा राशि खर्च की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो अंदाज शायराना, एक दूसरे पर निशाना। बजट सत्र शुरू हुआ 23 तारीख से। पहले दिन विपक्ष ने दिखा दिया था कि वो किस तरीके से सरकार को घेरने के लिए तैयार है। हंगामा हुआ, पोस्टर्स दिखाए गए, यहां तक कि राज्यपाल का अभिभाषण भी ठीक से नहीं हो पाया, लेकिन राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पूरा किया और उसके बाद हर बार कुछ अलग तरीके से विपक्ष हंगामा करता रहा, विरोध करता रहा, चाहे वो शायराना अंदाज हो, कटाक्ष हो। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने भी खूब जवाब दिए, बिल्कुल उसी अंदाज में। अखिलेश ने अगर गोबर की बात की तो सीएम योगी ने भी उन पर गोबर अटैक तरीके से तंज कसा। इसके अलावा राहुल का उन्होंने जिक्र किया तो कुछ उसी तरीके से उसका जवाब दिया। कोई फोटो दिखाई थी एक त्योहार की, तो उन्होंने उसका भी जिक्र किया कि आप कहीं की फोटो कहीं दिखा रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर ये जो सत्र है, बजट सत्र, वो तो समाप्त हो गए, लेकिन सियासत अपने चरम पर है। चर्चा शुरू करते हमारे साथ मेहमान जुड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले तो क्योंकि विपक्ष से, सपा से जुड़ा ये मामला है, तो सपा के नेता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, नवीन दुबे साहब। उनसे मिलवा देते हैं और धीरे धीरे करके जो भी हमारे साथ नेता जुड़ेंगे उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है नवीन दुबे जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी जुड़ गए हैं, ओंकार नाथ सिंह जी, आपका भी स्वागत है। निरंजन जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत नवीन जी आपसे करना चाहती हूँ। सत्र तो समाप्त हो गया बजट का, लेकिन इस बार थोड़ा सा यूपी बदला बदला सा नजर आया, क्या आपको भी नजर आया? रजनी जी, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की जो बुनियाद है वो झूठ पर आधारित है। हाल ही में आपने देखा होगा कि जेवर एयरपोर्ट का जो विज्ञापन दिया गया था, फ्रंट पेज पर लगभग हर अखबार के अंदर फोटो आया था, वो चाइना के एयरपोर्ट की फोटो थी। कोलकाता का ब्रिज ये अपने विज्ञापन में देते हैं, अमेरिका की फैक्ट्री ये अपने विज्ञापन में दिखाते हैं। तो है क्या कि इस देश की जनता को केवल एक बैलून फुलाकर दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, चाहे वो योगी जी की सरकार हो अथवा मोदी जी की सरकार हो। पहली बात। दूसरी चीज, आप एक चीज देखिए, अभी बजट सत्र खत्म हुआ है, सत्र इन्होंने छोटे कर दिए हैं क्योंकि ये सामना नहीं कर पा रहे हैं विपक्ष का। मैं बजट पर बात करूं तो 2017 में जब ये अपना मैनिफेस्टो लेकर आए थे, पहले का जब आपका कोई कोर्स पूरा नहीं होता है तो आप पास नहीं होते हैं। आपने अपना पहले का कोर्स पूरा नहीं किया और उसके सप्लीमेंट्री प्रायोजन भी 2022 के बजट में कहीं नहीं लिए। आपका मैनिफेस्टो जो 2017 का था, आपने 70 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा किया था, उसका क्या हुआ है आप भूल गए। क्योंकि आप लोगों को क्या कि स्लिप ऑफ टंग है, भूल जाते हैं वादे करके, बोलने की आदत पड़ी हुई है, भाषणों की आदत पड़ी हुई है, पोस्टर बॉय हैं सारे के सारे नेता। दिक्कत इस बात की है, आप जमीनी धरातल पर उतरना नहीं चाहते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, बड़ी उल्लेखनीय है, आज की तारीख में इनके एक डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य मंत्रालय का चार्ज देख रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने अभी हाल ही में, आप लोगों ने देखा होगा, 4-5 दिन बड़ा एक्टिव हुए। वो लखनऊ के आसपास के अस्पतालों के दौरे किए और हम ये कार्रवाई करेंगे, और जमीन में जाकर खड़े हुए लोगों के साथ लाइन में लग के पर्चे बनने की प्रणाली देखी, सारी चीजें चेक करी। लेकिन मुझे लगता है कि माननीय योगी जी की अपनी ख्याति को कुछ खतरा सा नजर आया। उसके बाद वो डिप्टी सीएम साहब आज की तारीख में बिल्कुल शांत हो गए हैं, कोई वक्तव्य तक उनका नहीं आ रहा है। ये स्थितियां हैं। एक
नेता यदि कोई काम करना चाहता है, भाजपा की सरकार में कोई मिनिस्टर कोई काम करना चाहता है तो आप करने नहीं देंगे उनको। तीसरी चीज मैं बजट पर ही बोलूंगा। आपने रोजगार पर आप फेल हुआ। आपने कहा था कि हम गन्ना किसानों का भुगतान, बहुत बड़ा प्रोविजन किया था इन्होंने कि हम गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के अंदर सरकार बनने के बाद कर देंगे। किया क्या? 120 दिनों में इनका वादा था 2017 के मैनिफेस्टो में कि सरकार बनने के बाद 120 दिन के अंदर टोटल गन्ना किसानों का बकाया जो भी चीनी मिलों पर है हम वो भी क्लियर करा देंगे। हुआ क्या? नहीं हुआ है। झूठ का पुलिंदा बनाना बहुत आसान होता है, झूठ लिखना बहुत आसान होता है, लेकिन आप जो योजनाएं बनाते हैं आपके पास इंप्लीमेंट करने के उसके लिए किस तरीके से उसका हमें अनुपालन करना है, क्या उसकी मॉडस ऑपरेंडी रहेगी, उसका कोई विजन नहीं होता। यही कारण है कि आप फेल हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे मेहमान भी। अब आपने जिक्र किया कि भाई देखिए कहीं और का पोस्टर ये इस तरीके से दिखाते हैं, तो आप भी उन्हीं की राह पर चल पड़े और जलीकट्टू का तमिलनाडु का जो पोस्टर है वो आपने दिखा दिया सदन में, उस पर आप लोगों को जवाब भी मिल गया। ठीक है, अब अश्वनी शाही साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। तमाम लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अश्वनी शाही साहब, शाराना अंदाज भी नजर आया और इस बार यूपी में सदन में कुछ बदला सा अंदाज नजर आया। शिवपाल सीएम की तारीफ करते हैं, सीएम शिवपाल की तारीफ करते हैं। इस बीच आप सुन रहे थे नवीन जी एक के बाद एक आप लोग के ऊपर वार कर रहे हैं, कह रहे हैं ये झूठ का पुलिंदा है। देखिए, अब इन लोगों को आरोप लगाने के अलावा और तो कुछ आता नहीं है। इस बजट में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, बेसहारा किसान, सबके लिए कुछ न कुछ रखा गया है। आप देखिए, महिलाओं का पेंशन बढ़ा, हर मतलब रोजगार की बात की गई है, स्पोर्ट्स सिटी के लिए बात की गई है। आज ये माननीय कर्मयोगी आदित्यनाथ जी ने जो बजट पेश किया है वो इतना शानदार है, इसकी कल्पना ये लोग नहीं कर सकते थे। और बजट देखिए, ये लोग 1.5 लाख 2 लाख करोड़ से ऊपर नहीं पहुंच पा रहे थे। आज उत्तर प्रदेश का बजट 6.5 लाख करोड़ के लगभग, 6 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है। मतलब आज इस चीज को पूरा प्रदेश, 25 करोड़ जनता इस बात की गवाह है कि हम क्या क्या करना चाहते हैं। 10 लाख करोड़ के हम निवेश की बात कर रहे हैं, जिसमें 3 लाख करोड़ पर फोकस है हमारा, हमको वो करना ही करना है। अभी हम फोकस करके चल रहे हैं। हमने स्पोर्ट्स सिटी की जो कल्पना की थी, मेरठ का एरिया देखिए जैसे रहता है, ओडीओपी पर हमने जो फोकस किया है उसकी बात देखिए। हम किसी भी, कोई भी एक ऐसा वर्ग नहीं है जो इसमें अछूता है। जी ठीक है, अश्वनी शाही साहब, आपसे नवीन जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले क्योंकि ओपनिंग कमेंट्स बाकी लोगों का लेना जरूरी है, बहुत देर से सुन रहे हैं, तो अब मैं कांग्रेस के नेता ओंकार नाथ सिंह जी के पास जाना चाहूंगी। ओंकार नाथ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। खूब चर्चा राहुल गांधी के सदन में हुई है, वो मौजूद रहे हो ना रहे हो, लेकिन अखिलेश से लेकर सीएम योगी ने राहुल गांधी की खूब चर्चा की है, तंज कसा है। बजट की बात कर ली जाए, इसमें समय निकालने से कोई फायदा नहीं है। तंज कसा है, कसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सदन के सदस्य तो है नहीं। अब जो आदमी सदन में मेंबर ना हो, कोई अपनी बात कह ना पाए, तो आप जो चाहिए वो कहिए, आपका स्वागत है। इसकी 14 विशेषताएं बताई हैं इन्होंने, मैं इनकी विशेषताओं को बता रहा हूँ, उसमें ध्यान से सुनिएगा। टोटल बजट भाजपा के मित्र जान ले 6,15,518 करोड़ का पेश हुआ था, जो पिछले साल के 65,249 करोड़ रुपए अधिक। इन्होंने नई योजनाएं जो दी हैं कुल 3200 करोड़ की योजनाएं दी हैं, जिसमें 1500 करोड़ का एक स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना बनाई रही है। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्थापना के लिए 95 करोड़ रुपए दे रहे हैं। 95 करोड़ में अंतर्राष्ट्रीय स्थापना या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। इनकी विकास की गति को देख लीजिए। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ दे रहे हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी बनेगी, भगवान मालिक है। देवबंद में पहले से घोषित केंद्र को पूरा करने के बाद बहराइच, कानपुर, आजमगढ़, रामपुर में भी एचएस केंद्रों का निर्माण करने जा रहे हैं। कोई धन का आवंटन नहीं किया। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के साथ कोर्ट, मेट्रो रेल, ताजमहल, ऐतिहासिक स्थल, एयरपोर्ट, बैंक और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा के लिए 276.66 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। 112 आपातकालीन सेवाओं के अपग्रेड के लिए 730 करोड़ दिया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 523 करोड़ की योजना दी और बाबू कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना के लिए 22 करोड़ रुपए दिए। उत्तर प्रदेश में बुजुर्ग पुजारियों को देखने का 1 करोड़ प्रावधान दिया।
महिला समर्थ योजना के लिए इन्होंने ठीक है 772 सर, करोड़ दिया लिस्ट, हाँ ठीक है। तो आपका ये जो सवाल सारी क्या है? योजनाएं हैं, मैं यही कह रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ आपको, इसमें कहाँ रोजगार की व्यवस्था दी है, कौन से उद्योग इन्होंने लगा दिए हैं। निवेश तो ये 10 लाख करोड़ का करा रहे हैं और 5 साल से करा रहे हैं, आज तक हमें 1 लाख करोड़ का भी निवेश नहीं दिखा। $1 ट्रिलियन की भागीदारी की बात करते हैं और 6.5 लाख करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं, जबकि $1 ट्रिलियन का मतलब $1 ट्रिलियन के मतलब 10.5 लाख करोड़ रुपया हुआ। तो इस तरह की जो ये चीजें कर रहे हैं और जनता को धोखा दे रहे हैं, उससे समझते हैं कि बराबर इसी तरह से जीत के जाएंगे। एक कहावत है बहन, वो कहावत ये है कि जब माँ बच्चे को दूध और चावल खिलाती है तो कहती है, चंदा मामा आरे आवा पारे आवा, सोने के कटोरिया में दूध भात ले ले आवा, भैया की महुआ में गुच्चू। तो वो चावल और क्या कहते हैं, पानी और चीनी देती है, बच्चा समझता है सोने की कटोरी में हम दूध भात खा रहे हैं। वही हो रहा है। और जब सोने के कटोरी में भात ही नहीं रहेगा तो मुंह में जाएगा कहाँ? बच्चा मारेगा 1 लाख तो कहेगा भगाओ, ये क्या तुम बेवकूफ बना रहे हो हमको। तो ये वाली हाल ये सरकार कर रही है, बहुत दिन नहीं चल पाएगा। जी सिंह साहब बहुत ही सीजेंट प्रवक्ता हैं, हमारे सारी योजनाओं को इन्होंने बता दिया। अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसमें एक तरफ योजना बताया इन्होंने, उसमें एक बात का मैं इनको जवाब देता हूं कि जब कोई नई योजना आती है, लालू प्रसाद यादव ने एक इन्हीं की सरकार के मंत्री थे वो 2004 से 14 के बीच में, वो उन्होंने एक रेल लाइन अपने गांव तक बिछवाने की घोषणा की। आप निकाल लीजिएगा, उसमें उन्होंने पहला जो बजट आया था उस रेलवे उसको बनाने में लगभग 4-5 हजार करोड़ से ऊपर का खर्चा था शायद, उसमें पहली घोषणा जो है 50 करोड़ रुपए की थी। कौन सी रेलवे लाइन बन जाती है सिंह साहब? आप कह रहे हैं कि उसमें बनेगा, ये अगले जो होगा ये फिर अभी अगले बजट में भी उसका प्रावधान किया जाएगा, पहले इतना तो खर्चा किया जाए। मैं सिर्फ ये आपकी बात कहना चाह रहा हूँ, विरोध का नहीं सुन लीजिए, अब आपका मैंने सुना, आप भी सुन लीजिए। हम लोग कभी ऐसी बात नहीं करते, लेकिन जो एक तथ्यात्मक चीजें होती हैं कि एक बजट में इसका प्रावधान किया गया, यानी कि उसकी हमको नींव रखनी है। आपने माना, हम ये कह रहे हैं आपको दिखाई नहीं दे रहा है पिछले 5 साल से हमने क्या निवेश करा है, वो नहीं दिख रहा है। विश्व की सबसे बड़ी जो सैमसंग जो कंपनी है वो नोएडा में चालू है, उत्पादन चालू है। तो उत्पादन चालू होगा तो रोजगार भी मिला होगा, और मोबाइल यहाँ पर बिक रहा है तो लोगों को घरों में जो उम्मीद है कांग्रेस के नेता को जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ एक और मेहमान है, अभी तक ओपनिंग कमेंट्स भी नहीं वो दे पाए हैं, इसलिए मैं पहले उनके पास जाना चाहूंगी। निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत पहले से लगातार जुड़े हुए हैं, सुन भी रहे हैं हम। मेरी कोशिश ये भी थी कि नेताओं की बात सुन लें, उसके बाद उनके पास जाएंगे। पोद्दार जी, तमाम नेताओं की यहां से लेकर सदन तक आपने बात सुन ली, पूरी रिपोर्ट आपने देखी होगी। ऐसा लग रहा बजट सत्र में बजट से ज्यादा तंज और तकरार की चर्चा हो रही है। देखिए रजनी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने अपनी लोकसभा पद से त्याग पत्र देकर के और विधानसभा का अपना पद कायम रखने की बात कही थी, उसी टाइम ये चीज हमारे समझ में आ गई थी कि अब जो विधानसभा के अंदर जो भी कार्रवाई होगी वहां पे एक रोचक दृश्य नजर आएगा, और वो कहीं ना कहीं जो ये जो बजट सत्र था और ये जो छोटा सा जो विधानसभा का सत्र था, इसके अंदर उसका एक हमें सैंपल नजर आया है। रही बात बजट की, तो देखिए आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे अभी एक हमारे हिंदुस्तान में एक परंपरा सी बन गई है कि जो अपोजिशन है वो उसके अंदर खामियां ही ढूंढता है, उस बजट को बिल्कुल बेकार और बिल्कुल निराधार उस बजट को बताता है। एक टैगलाइन हमेशा होती है सर, कागज का पुलिंदा, इस टाइप से जो कार्य, ये हमेशा बोला जाता है। अरे तो फिर चलिए पोद्देदार साहब जो है निश्चित रूप से तारीफ करता है। देखिए अब मेरा जो और स्वतंत्र विश्लेषक है और इन्होंने कह दिया कि अपोजिशन जो वो गड़बड़ करता है तो छोड़िए। देखिए सर प्लीज उनको थोड़ा सा बोलने दीजिए। देखिए बहुत देर से वो शांति से सुन रहे थे, बात सिर्फ ओपनिंग कमेंट से सर, उसके बाद हम एक दूसरे के लेंगे। बहुत देर से नवीन जी भी इंतजार कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि भाई हमें भी सवाल करना है, इसीलिए बात सुन लीजिए। जब वो इतना मुतमईन है इस बजट से और कहते हैं विपक्ष की आदत बन गई है आलोचना करने की, अरे विपक्ष तो जो कमी है वो बताएगा ना। विपक्ष हमको एक बात बताइए, 65,000 करोड़ रुपए का अधिक प्रस्ताव क्या है? 65,000 करोड़ का अधिक बजट पेश किया है। अब सुनिए ना, देखिए टोका टाकी यहाँ भी हो रही है। निरंजन पोद्दार जी की बात तो पूरी होने दीजिए सर।
नहीं करी और आप इस तरीके से बौखला गए कि जैसे आप दुखती नफ्स पर हाथ रखती है। हाँ। कौन सी भाई दुखती नफ्स हो जाए भाई? हमारी कौन सी दुखती नफ्स हो जाएगी? आपको बताइए। हुआ करती थी, या समझ लीजिए आज भी जहां अपोजिशन की सरकार है वहां पे भी बजट होता है, तो वहां जो भी अपोजिशन में भारतीय जनता में है तो वो उसकी बुराई करती है। मैंने एक जो हमारे यहाँ एक परंपरा बन चुकी, मैंने उस चीज की हाँ, बात बताई ये नहीं कहा जा रहा है कि सपा या कांग्रेस, उनका मतलब ये कि विपक्ष चाहे वो बीजेपी में हो, ठीक है। हाँ, इसको आपने अन्यथा ले लिया। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर बजट का मूल्यांकन करना, बजट का अगर आपने देखना होता है तो जो पूर्व के जो बजट है, पूर्व की सरकारों के बजट और इस वर्तमान बजट की जब मूल्यांकन किया जाता है तब इस चीज का सही निष्कर्ष निकलता है कि इस बजट में जनता को क्या क्या दिया जा रहा है। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं रजनी जी, जितना मैंने इस बजट को अध्ययन किया है, मेरे हिसाब से सुरेश खन्ना जी ने जितनी इस बजट के ऊपर मेहनत करी है, अगर इस बजट का 70%, 80% भी अगर वो इम्प्लीमेंट करने में कामयाब रहे तो निश्चित रूप से जो बीमारू प्रदेश हुआ करता था उत्तर प्रदेश, वो एक उत्तम प्रदेश की तरफ आगे बढ़ जाएगा। ये मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूँ। ठीक है, देखिए आपने जैसे ही कहा, पहले तो कांग्रेस की तरफ से टोका टाकी शुरू हो गई, अब बहुत देर से सपा की तरफ से इशारा किया जाए, तो नवीन दुबे जी आपसे सवाल करना चाहते हैं। हाँ जी नवीन रजनी जी, मेरी आदत है अमूमन मैं बीच में टोका टाकी करता नहीं हूं, और मैं चाहता हूं कि जब मैं बोलूं तो वो भी कोई टोका टाकी न करे। संवाद की एक मर्यादा होती है, संवाद सहजता के साथ किया जाना चाहिए। हम लोग एक प्रतिष्ठित चैनल पर बैठे हैं, मैं बोलना चाहता हूं। अभी हमारे मित्र अश्वनी शाही जी जिक्र कर रहे थे ओडीओपी का, रोजगार की बात उन्होंने करी, और नमामि गंगे की नहीं करी, जो मैंने याद दिलाना चाहा। ये सारी आपकी जो बजट प्रोविजन थे और घोषणाएं थी जनाब 2017 की थी, 2022 की नहीं थी, आप स्मरण कर लीजिए। सबसे बड़ी चीज क्या है, ओडीओपी में आप बता दीजिए किस जिले में उत्तर प्रदेश के ये परियोजना अपने मूर्त रूप में आई है। सफल होने और असफल होने की तो मैं बात ही नहीं करूंगा आपसे, आप ये बता दीजिए किस जिले में ये मूर्त रूप ले पाई है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आप रोजगार के आंकड़े नहीं बता सकते हैं, बेरोजगारी के आंकड़े बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में कितना युवा बेरोजगार है और कितना युवा ओवर एज हो चुका है, आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि आप बजट की एक औपचारिकता पूरी करते। 300 कुछ पेज का आपने बजट बनाया है उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें कोई एक पेज की अगर घोषणा पूरी हो जाए तो मैं धन्य कहूंगा, आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, उत्तर प्रदेश की सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा अगर एक पेज की भी तो अभी तो बजट सत्र बहुत बड़ी खत्म हुआ है ना सर नवीन जी, दूसरी- अभी तो खत्म हुआ ना बजट सत्र, नहीं, अभी खत्म ही हुआ है और अभी से सवाल। रजनी जी, मैं तो 2017 पे बात कर रहा हूँ, 2022 की तो अभी इनका क्या तो है वो कि आपने कैसव सुना काल में नहीं, सरकार सीएम है। योगी ने क्या कहा था कि 5 साल में 3 साल हमने किया, 2 साल तो कोरोना से नहीं, हम अभी लड़ते रह एक- गए, आप 5 साल को काउंट कर रहे नहीं रजनी जी, हैं। सदन में ये बात रखी थी एक उन्होंने। उल्लेखनीय बात योगी जी ने कहा कि ये बजट 15 साल का है। हाँ। अरे भाई साहब, आप 5 साल का जो पहले के 5 साल की कार्यकाल की आपकी सरकार रही है, उसमें जो कमियां रहती हैं उसके आगे का बजट बनाया जाता है, उसके आकलन किया जाता है। नमामि गंगे पर एक भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर हो रहा, आप बता दीजिए, ना तो गंगा साफ हुई है, ना गंगा की सहायक नदियां साफ हुई हैं, और गंगा के अगर घाट बन गए हैं तो बता दीजिए गंगा मां के घाट। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं, अश्वनी शाही साहब से जवाब लेते हैं। ठीक है, यही है उत्तर प्रदेश का। दोनों ही, चाहे कांग्रेस के लीडर हो या सपा के, बजट को लेकर सवाल, और आप लोग विकास के नाम पर क्या कर रहे हैं, ये बार बार उठा रहे हैं सवाल, और रोजगार बेरोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, मैं 2-3 इन्होंने टू दी पॉइंट उठाया है और पिंड जवाब मैं दूंगा, थोड़ा सा धैर्य से सब लोग सुनेंगे। अभी इन्होंने रोजगार की बात की, रोजगार से ही शुरू करता हूँ। अभी एक आंकड़ा आया था, 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए कोरोना काल में, उसकी तो जिक्र इन लोग करते हैं, चाहे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे हमारे नवीन जी हो, ये लोग। लेकिन इन लोगों ने उसकी बात नहीं की कि 80 लाख लोग रोजगार से जोड़े गए। ये आंकड़ा भी है, इसको अभी ये लोग नकारेंगे, हमेशा नकारेंगे, ये लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे कभी भी। ठीक है, अब मैं आता हूँ नमामि गंगे पर। भाई देखिए, वो गोमती रिवर फ्रंट घोटाला नहीं हुआ है वहाँ। हम आज जो है प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं वहाँ। गोमती रिवर फ्रंट में साहब जेल बन गया, ये तो बता दीजिए, अगर आप घोटाला बोलते हो तो आदमी को जेल जाना बड़ी चाहिए। मर्यादा सिखा रहे थे, बड़ी मर्यादा सिखा रहे थे कि बस नहीं, आप गलत झूठ बोलोगे, झूठ थोड़ी स्वीकार किया जाएगा। मैं आपको सच्चाई परोस रहा था, आप सच्चाई परोसिए। आचरण जो है, आप लोग आचरण विहीन मत बनिए, जाएगा। आचरण विहीन मत बनिए। पहले तो आपने भाषण दिया कि आचरण सब लोग बहस की मर्यादा होती है, लेकिन झूठ परोसते रहोगे, कौन सा झूठ बोल रहे?
आप झूठ बोल रहे हैं तो हम सुनते रहेंगे क्या? हमने झूठ नहीं बोला है, हमने जो बात बोली है वो नवीन जी आपकी प्रमाणित है, गलत बात नहीं बोलता हूं प्रमाणित आप जो कहे प्रमाणित, हम कहे वो झूठ। आप झूठ है, आप बता दीजिए, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ, आप ही के प्रश्न पर। गोमती रिवर फ्रंट में कौन से नेता को जेल हुई है, कौन से नेता के यहाँ छापे पड़े हैं, आप बता दीजिए। गोमती रिवर फ्रंट पे ये बात कर लेते हैं आज हम आपसे, आप बताइए, आपने उसको घोटाला करार दे दिया है। नमामि गंगे बड़ा घोटाला है आपकी सरकार का, नमामि गंगे बड़ा घोटाला है, उस पर आप ध्यान दीजिए पहले। और गोमती रिवर फ्रंट पर आप बोल ही नहीं पा रहे, बताइए ना कौन सा नेता जेल गया है, आप बता दीजिए किस समाजवादी नेता को। चलिए दोनों ही लोगों से गुजारिश है, चलिए तमाम लोग थोड़ा देर, हाँ जी बात पूरी करिए। ये व्यक्ति जो बैठे हैं आज, नवीन दुबे जिनका नाम है, सपा के अध्यक्ष की तरह झूठे हैं ये। वो जिस तरीके से बदतमीजी की बात वहां करते हैं, उनके सारे जो है जितने हैं सब लोग गलत बोलते हैं। अभी इन्होंने मर्यादा सिखाई और उस मर्यादा तोड़कर ये मर्यादाहीन बन गए। आप सुन लीजिए, आपकी पार्टी बहुत संस्कारी पार्टी है, आरएसएस के आचरण है, राष्ट्रवाद है, और मुजफ्फरनगर के विधायक का पुत्र कहता है कि भारत रहने लायक देश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरनगर के विधायक उमेश मलिक का पुत्र कहता है, उसका बयान है, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, इसीलिए तमाम मेहमानों को मैं यहाँ पर रोक रही हूँ। तमाम मेहमानों से इस पर भी चर्चा करेंगे कि सदन में मर्यादा का कितना ख्याल रखा गया, शिष्टाचार का कितना ख्याल रखा है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं हम, और ब्रेक से लौटेंगे और उस पर भी चर्चा करेंगे। देखते रहिए हमारी ये खास डिबेट। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बजट सत्र खत्म हो गया, लेकिन वहां पर जो कुछ हुआ उसकी चर्चा आज भी हो रही है। बजट पेश हुआ, बजट में खामियां नजर आई, लेकिन इस बीच वो खामियां या वो अमर्यादा नजर आई, सदन की मर्यादा को जिसने तार तार कर दिया। सीएम ने खुद कहा कि शिष्टाचार में रहना चाहिए, और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए रहेगी, अगर हो सके तो इसको हटा भी दीजिए। आखिर क्या ऐसा हुआ जिसकी चर्चा खूब हो रही है, और कैसे शिष्टाचार की धज्जियां उड़ा दी गई। सबसे पहले आप ये देखिए, सदन में तंज और तकरार किस तरीके से हुई। कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तो हमने घर के, तो अपने पिताजी से पैसा लाते हैं बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है, कोई बात है क्या? तो ये जो भाषा इस्तेमाल हुई है, सड़क पर नहीं सदन में हुई है। भाषा इस्तेमाल किसने की है? नेता प्रतिपक्ष ने, किसी बच्चे ने या फिर किसी इधर उधर के किसी शख्स ने नहीं की है। तो सवाल ये उठता है, ये तुम तू तड़ाक सदन में क्या संदेशा जाएगा? जहां पर शिष्टाचार काफी अहम होती है, पूरा देश देख रहा होता है, वहां इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्या सही है? इसी पर डिबेट को करते हैं शुरू, आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्वनी शाही साहब जुड़े हुए हैं, ओंकार नाथ सिंह दी नेता कांग्रेस से जुड़े हुए, नवीन दुबे जी जुड़े हुए हैं जो कि सपा के नेता हैं। जहां से अखिलेश का ये बयान आया, उसके बाद लगातार इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी एक के बाद एक लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं उनकी भाषा को लेकर, और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार भी जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे ही नेताओं के पास जाएंगे उसके बाद वहीं पर उलझ कर रह जाएंगे। आपसे मेरा ये सवाल, ये हर किसी ने देखा और मैंने सुनवा भी दी, ये तू तड़ा क्या तुम अपने पिताजी से प्रॉपर्टी बेचकर, ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। देखिए रजनी जी, ऐसा है कि हम इस चीज से बहुत व्यथित हमें होना चाहिए कि जो पिछले दिनों के अंदर हमारे जो भारतीय राजनीति के अंदर एक शुचिता की कहीं ना कहीं कमी हो रही है। आपने देखा होगा, चाहे केंद्र में देखें, चाहे लोकसभा में देखें, चाहे अन्य राज्यों की विधानसभाओं के अंदर अनेक ऐसे प्रसंग आए हैं कि जहां पे आदमी को एक शर्मिंदगी सी महसूस होती है। क्या हम इन लोगों को अपना नेता चुन करके भेजते हैं जो वहां सदन में जाकर के जनता के बारे में बात करने के बजाय जिस तरीके से व्यक्तिगत लांछन और व्यक्तिगत जिस तरीके से टीका टिप्पणी होती है, और कई बार तो ऐसा शर्मिंदगी वाला वहां पे प्रदर्शन नजर आता है रजनी जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए एक जमाना हुआ करता था, हमने राजनीति का वो दौर भी देखा है जब अटल जी, अडवाणी जी ये लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता हुआ करते थे, और बहुत वहां पे वहां बहुत राजनीतिक वार प्रतिवार होते थे, किंतु एक हास्यास्पद तरीके से, एक चुटिले अंदाज में जिस तरीके से चुटकियां ली जाती थी सत्ता पक्ष और विपक्ष की
इसका एक बहुत गलत संदेश जाता है, क्योंकि ये हमारे एक तरह का समझ लीजिए, इसके अंदर हमारे जो युवा हैं वो भी इस चीज को देखते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। पहले तो जैसे मान लीजिए विधानसभाओं के अंदर जो सदन चलता था उस टाइम कोई इसका लाइव प्रसारण भी नहीं होता था, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं होती थी, इसकी क्लिपिंग भी नहीं होती थी, जनता के बीच में कुछ नहीं आता था। उस समय तो जो क्षण के खबरें आती थी लोगों के पास वो होती थी। आज हर आदमी के पास हाथ के अंदर सूचना और प्रसारण का इतना बड़ा तंत्र है कि हर एक चीज वो मॉनिटर कर रहा है, और उसका एक क्या संदेश जाता है। और जिस तरीके से एक मैं कहता हूँ यहाँ पे शालीनता का अभाव था, एक उप मुख्यमंत्री जैसे पद को अगर एक आप व्यक्ति का कम से कम वो नहीं कीजिए, कम से कम पद का आप सम्मान कीजिए, तो ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा दुखदायी है। और मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से सभी से कि आगे जो भी आगे जो विधानसभा के जो भी सत्र आएंगे उनके अंदर कम से कम हमारे को जो है एक शालीनता दिखाई दे। कम से कम वो सीएम योगी ने चुटकी तंज के जरिए ही सही हर बात का जवाब दिया, चाहे वो गलत फोटो दिखाई गई हो उसका भी, गोबर की भी उन्होंने चर्चा की, और राहुल गांधी की थी चर्चा की वो भी उन्होंने चर्चा कर दी। या तो वो अंदाज लेकर आना चाहिए अखिलेश को। जी बिल्कुल, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि आप सभ्य भाषा में और बहुत ही शालीनता से भी आप सत्ता पक्ष की खिंचाई कर सकते हैं, और कदाचित मेरे हिसाब से आपका अंदाजे बयान जितना सार्थक होगा, जितना एक शालीन होगा, जनता के अंदर आपकी स्वीकार्यता उससे ज्यादा बढ़ेगी। रजनी जी, ना कि इन चीजों से आपकी जनता के अंदर स्वीकार्यता बढ़ती है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। नवीन दुबे साहब, ये शिष्टाचार है, ये शिष्टाचार भूल जाते हैं सदन में जाके नेता। मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि जब आप सार्वजनिक मंच पर या सदन के अंदर किसी को प्रोवोक करते हैं तो निश्चित तौर पर आप जिस भाषा में बोलते हैं सामने वाला कुएं की तरह दोगुनी आवाज आपको देगा। समाजवादी पार्टी नहीं, मुझे बोल लेने आप नेता हैं। अरे आप बोल लेने, सुन तो लो मेरे भाई, सुन लो अश्वनी साई जी, आप निरुत्तर हो जाएंगे मेरी बात पे। आप अरे नवीन जी, लेकिन सवाल तो जायज है ना, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, आप सुन रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष है वो, और तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं, आप इस टाइप से कर रहे हैं। आप बताइए, पद की गरिमा का ध्यान नहीं रख रहे, क्या बोला उन्होंने, ऐसा क्या बोला उन्होंने, बताइए। पिताजी का नाम लिया। अरे अब्बा जान तो योगी जी करते रहे हैं। आप अभी बताइए, सदन में उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि अखिलेश को इस तरीके से सदन की बात हो रही सर, प्लीज, क्योंकि हम यूपी बदला की बात कर रहे हैं, सदन की उसके बाद जवाब आपकी पार्टी के राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल जी भरे सदन में किस तरीके का शेर पढ़ते थे। आज भारतीय जनता पार्टी आप उन्हीं की राह पर चलेंगे क्या? आपके आप उन्हीं की राह पर चलेंगे, इसीलिए मैंने रंजन पोद्दार जी से जानना चाहता हूं। साक्षी महाराज के बयान सुने हैं आप लोगों ने, नहीं सुने हैं क्या? तो जो वो करेंगे वो आपके नेता करेंगे। आप कैसी आवाज दोगे, हम तो कुएं हैं, विपक्ष हम तो कुआं हैं। उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि पिताजी उन्होंने शुरू कर दिया? आपने सदन में कैसे कह दिया कि सैफई की जमीनों को बेच के क्या कहा? कौन करता है? अरे सरकार जनता के पैसे से विकास करती है, आप जो कर रहे हैं वो भी जनता के पैसे तो से इस कर रहे हैं। तरीके से सदन में आप सोचिए, आप किया। तमाम लोगों ने सुना है। आपने कैसे कह दिया अखिलेश जी से नेता अखिलेश जी टारगेट करके इन्होंने बोला, साधारण भाषा में आप बोलते पिताजी करेंगे, टारगेट करके आप गलत भाषा में बोलोगे आपको जवाब मिलेगा। यानी इस तरीके से भाषा, अरे अभी क्या कहा राजनीतिक विश्लेषक ने कि हर चीज को आप राजनीतिक विश्लेषक की शक्ल में आरएसएस लोग बैठ जाते हैं, तमाम चैनलों में मैं डिबेट करता हूं, उन्होंने दिए। राजनीतिक नेताजी ने कभी ऐसा किया है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक नेताजी ने संघ के कभी लोग ऐसा होते किया है, हैं। कई बार उन्होंने आवाज वो उठाई भाजपा होगी। की बात करेंगे, वो बता दी उनका एक वक्तव्य आप मोनी का फेसबुक अभी देख रहा था, आपको सही लग रहा है क्योंकि वो आपके नेता है, तो आपको सही लग रहा है। आप स्पष्ट रूप से अपने व्यक्तिगत भी तो खुद विचार रखिए। व्यक्तिगत विचार बिल्कुल स्पष्ट है, सामने वाला कुएं की तरह होता है, अगर आप गलत भाषा बोल जवाब मिल गया है। रफ्तार का अब मैं जवाब कांग्रेस आएगा। के नेता के पास जाऊंगी, बीजेपी के पहले ओंकार नाथ जी, आपको सही लगा ये सब कुछ जो कुछ सदन में हुआ है? कांग्रेस के नेता, हाँ बोलिए। प्रवोक करने का काम केशव मौर्य जी ने किया। ओंकार नाथ जी बोलेंगे अब। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, हम चारों आदमी जो बहस कर रहे हैं, शायद विधानसभा के मैं तो सदस्य नहीं हूं और आप लोग भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से। विधानसभा की प्रोसीडिंग पर आप अपने चैनल पे इस तरह की वार्ता करा रही हैं, उस पर टिप्पणी मांग रही हैं, वो गलत है, उस पर हम लोग के खिलाफ केस हो सकता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आगे की बात कीजिए, बजट की चर्चा कीजिए, लेकिन जो सदन के अंदर बात कही गई है
उस पर हम लोग सर देखिए चैनल पे अभी बात क्या कर रहे कहा निरंजन पोददार, ये वो माननीय हैं जिन्हें हम भेजते हैं। नहीं, ठीक मैं है? जो कह रहा हूँ तो सुनिए। वो शिष्टाचार आप कहाँ है सुनिए मेरी उनका? बात को, वरना परेशानी में पड़ जाएगी। मैं अपने को इससे अलग करता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब आपको केशव मालवीय, केशव सिंह वाला केस नहीं मालूम है। केशव सिंह ने ऐसे ही किया था, सदन की बात पर बात किया था, उनको 7 दिन की सजा हुई थी, जिसमें हाई कोर्ट और असेंबली का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। मदन मोहन वर्मा स्पीकर थे, सुचित्रा कृपलानी चीफ मिनिस्टर थी। 27 जजेस के खिलाफ स्पीकर ने जो है वारंट इशू कर दिया था। हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे सर, वो मैटर अलग है। प्लीज ठीक है निरंजन पोददार जी, समय गया, नेता प्रतिपक्ष वहाँ बदतमीजी कर रहे हैं, संसदीय भाषा बोल रहे हैं, और तो हम अलग बात कर रहे हैं। पूरे देश ने देखा है तो देश जवाब चाह रहा है सर। यहाँ बात मत कीजिए, हम लोग अलग बात कर लेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, इसको मत कीजिए। अब इस पर मैं एक टिप्पणी निरंजन पोददार जी की जरूर चाहूंगी, राजनीतिक विश्लेषण। देखिए ऐसा है रजनी जी, जिस तरीके से ओंकारनाथ जी बता रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर विधानसभा की कार्रवाई के ऊपर कोई आदमी अगर टीका टिप्पणी करता है तो निश्चित रूप से वो सजा का भागी हो सकता है। लेकिन विधानसभा के अंदर किए गए किसी भी व्यवहार के बारे में हम लोग विवेचना कर सकते हैं, क्योंकि वो माननीय है, हमारे द्वारा चुने हुए हैं, और उनकी स्क्रूटनी की जा सकती है किस व्यक्ति ने किस प्रकार का व्यवहार किया, और वो व्यवहार पसंद है या व्यवहार मुझे वांछित लगा या अवांछित लगा। ओंकारनाथ जी, इस चीज का मैं भारत का एक नागरिक हूँ, भारत का एक वोटर हूँ, और मैं उस चीज की स्क्रूटनी कर सकता हूँ, और उसके ऊपर भी अगर ओंकारनाथ जी मेरी बात सुनिए, अगर उसके ऊपर भी मुझे कोई सजा होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी सजा का भी स्वागत है। देखिए वो तो खुलकर कह रहे हैं हम सजा के लिए भी तैयार है, लेकिन ऐसे माननीयों को शिष्टाचार। लेकिन मैं नियमों में रहना चाहता हूँ, मैं नियम के बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप मेरा डिबेट शुरू में से बने नियम रहा है कि मैं नियम बने रहिए डिबेट में। संविधान की मर्यादा करना मेरी पहला कर्तव्य है, और मैं उसका पालन करता हूँ। ठीक है, आप डिबेट में बने रहिए। आप इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, आप डिबेट में तो बने रहिए, हालांकि उसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं, इसलिए अब उस पर मैं भी कुछ नहीं कहूंगी। हाँ, हमारा कोई कारण नहीं है बहन, हमारी 72 साल की उम्र है, हमारी 72 साल की उम्र, हमारा कोई कारण नहीं है, और मैं क्लास 1 ऑफिसर रहा हूँ यूपी गवर्नमेंट का। मैं चीफ मिनिस्टर को बहुत तरह से जानता हूँ। मैं बहुधा से लेके वहाँ तक के चीफ मिनिस्टर को किताब लिख रहा हूँ, पढ़िएगा उसको। इसीलिए मैंने कहा कि ठीक है, आप डिबेट में बने रहिए, टिप्पणी मत करिए। मैं भी आपकी बात का सम्मान करती हूँ, मैं भी आपका बात का सम्मान करती हूँ सर, इसलिए मैंने कहा डिबेट में बने रहिए, टिप्पणी मत करिए, लेकिन रहिए तो हमारे साथ। हाँ, तो ये मत कहिए कि निजी कारण होगा, निजी कारण मेरा कोई नहीं है। ठीक है, अश्विनी शाही साहब। जी देखिए, सपा जो है गुंडों की पार्टी इसीलिए कही जाती है, और उसके मुखिया स्वयं गुंडों का एक परिचायक है, जो सदन में उन्होंने उसका परिचय दिया। 36 मुकदमे 39 मुकदमे वापस जिनके लिए गए हैं लूट और हत्या के, उनको क्या कहेंगे अश्विनी जी, जरा बता दीजिए। आपकी डिबेट नवीन दुबे के साथ हो रही है, किसी घेरे घेरे से आप नहीं बैठे हैं, हर नेता को हर कूड़ी के ऊपर गुना रख के देंगे, हम आपको जवाब देंगे आपकी बात का। बोलिए, गुंडों की पार्टी कौन है, गुंडे कौन सी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, बताइए। मुकदमे वापस कौन लेते हैं अपने ऊपर के, कौन है वो लोग, बताइए आप। और माननीय केशव जी ने गलत नहीं कहा। क्या गलत कहा? सैफई की जमीनों पर आप सवाल उठाओगे, किसी व्यक्ति के गांव तक आप पहुंच जाओगे, नेता प्रतिपक्ष के गांव तक पहुंच जाओगे, गलत भाषा है। समझ इनके नेता को क्यों नहीं और है? हमको ये ज्ञान होना चाहिए, आप सत्ता में रह चुके हो, डिप्टी सीएम आप रहे हो, डिप्टी सीएम दोबारा बने हो, आपको मर्यादा पता होनी चाहिए कि उत्तर किसी भी राज्य की सरकार किस तरीके के फंड जनरेट करके किस तरीके से विकास करती है, इस तरीके का बेतुका बयान उनकी एजुकेशनल लेवल को दर्शाता है, उनके मानसिक स्तर को दर्शाता है। गलत बयान किया, और इस पर सदन के अध्यक्ष जी ने टोका भी है उनको। देखिए कार्रवाई मैंने तो देखा है, सदन की गरिमा को तार-तार किया है उन्होंने, और सदन में इस तरीके के असभ्य लोगों का नहीं होना। उनकी एक जानते हैं, उनकी पहचान क्या है? कुछ नहीं है, माननीय मुलायम सिंह यादव के बेटा है, जैसे राहुल गांधी जो है एक घर के घराने के बेटा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से अभी हम पहचान गिनवाने लगेंगे ना आपको, तो पूरी भाजपा के अंदर चेहरे नजर आने लगेंगे आपको। अगर पहचान गिनवाना शुरू करें, आप बता दीजिए अश्विनी, मैं पहचान गिनवाना शुरू कर देता हूँ यहाँ से, खानदान और परिवार से लेके एक तरफ से भाजपा की। चलिए, अब कांग्रेस के नेता आपसे सवाल कर रहे हैं, ओंकारनाथ सिंह। अच्छी बात कही जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। राहुल गांधी बड़े बाप के बेटा हैं, अखिलेश बड़े बाप के बेटा हैं। अरे भाई, वो भी तो बड़े महंत के, हम क्या कहते हैं, लाए गए हुए हैं। उनका बड़े महंत का क्या होता है? उनके पिताजी महंत नहीं थे, उनको बुला के लाए और अपने घर में महंत से कराए, और वो बन गए यहाँ पे। तो उसमें क्या हुआ भाई? अरे सिंह साहब, आप तो ऐसा नहीं कहिए।
क्या योगदान है बताइए। योगी और साधु का मुकाबला इन एक राष्ट्रीय विदूषक नहीं, साधु अब नहीं है। अगर साधु का साधु कभी सत्ता भोगी नहीं होते हैं। शास्त्र पढ़िए, इस देश की सनातन धर्म को पढ़िए, आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री आपके साथ दिक्कत ये है, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ये सिस्टम तो आज बदल रहा है। जब आप बोल रहे हो कि राहुल गांधी नेता है, अरे राहुल गांधी यहाँ कहाँ आ गए इस बजट में? वेयर राहुल गांधी कम्स अंडर दिस बजट माय डियर सर? नहीं कहाँ बजट में आ गए राहुल गांधी? राहुल गांधी ने कौन सा पेश किया? एक उदाहरण दिया है, उदाहरण किसी का भी दिया जा सकता है, उदाहरण जो किसी है का भी दिया जा सकता है। अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं ना, उदाहरण दे रहे हैं, तो हम भी तो बता रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, जेल गए थे और बड़ा सत्याग्रह किए थे कि मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच गए। अरे एक मंदिर के महंत थे और वह क्या कहते हैं, हिंदुत्ववादी विचारधारा को जो अवैध जी उनके पिताजी जो है, उनके पिताजी मुख्यमंत्री और बड़े यादव ने किया। देखिए आप फिर वही पिताजी का खाता लेकर बैठ जाते हैं। उनके पिताजी, इनकी प्रॉपर्टी पिताजी की बेची गई। ओंकार नाथ जी, क्या है ये? बात कहेंगे हमसे बजट, हमसे बात कर रहे थे कि पूरा बजट सत्र खत्म हो गया, हंगामेदार रहा, उस पर चर्चा कर रहे थे, सदन में शिष्टाचार मर्यादा पर चर्चा कर रहे थे। राहुल गांधी कहाँ है? मर्यादा तो आपने रखी है खाली, और किसी के पास मर्यादा है नहीं। देखिए, लोगों ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन राहुल गांधी जी को नेता नहीं बना पाए। आप लोग राष्ट्रीय विदूषक की छवि में रह गए, हिंदुस्तान को जो है आप कह रहे हो मेरे भाई कि राहुल गांधी जी को हम नेता नहीं बना पाए। हमारे तो नेता राहुल नहीं बना गांधी पाए, और कहीं भी जाते हैं हिंदुस्तान को उन्होंने बदनाम करने का ठान लिया है। अरे बदनाम तो आप कर रहे हो, कीजिए, हम भी चाहेंगे कि न किया जाए। बदनाम हिंदुस्तान को आप कर रहे हो। जब यहाँ बेरोजगारी पैदा कर रहे हो, अपनी स्थिति को श्रीलंका से मुजफ्फरनगर के एमएलए बांग्लादेश से उमेश नीचे मलिक के पुत्र के बयान का संज्ञान संज्ञान ले लीजिए। 8 साल पहले उसकी उम्र क्या रही होगी? उसने आज अमेरिका में एक बयान दिया, अखबारों में छपा है कि भारत रहने लायक देश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अश्विनी जी बताइए क्या कहेंगे आप? देखिए, वैसे तो आमिर खान को भी डर लगता था, उनकी बीवी को भी डर लगता था। भाजपा विधायक के पुत्र को भारत रहने लायक देश नहीं लग रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान कोई हो नहीं सकता। ऐसे विधायक को कैसे पार्टी साथ रख के बैठी है भारतीय जनता पार्टी? जवाब दे दे। तो क्या और उन विधायक जी के पास भी अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, उनकी पत्नी भी अमेरिका में रहती है, बेटा भी अमेरिका में रहता है। यहाँ केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए बैठे हैं। नवीन जी, बयान तो फिर अखिलेश ने भी दिए, तो अखिलेश वहां जी ने पर चर्चा नहीं होती है वहां पर। आप बोलिए, फिर आप मैं कहीं चर्चा करूंगा। कहीं मैं लेकर जवाब आते हैं। देता हम हूं। सदन की मर्यादा, अखिलेश जी- सदन के अंदर तक की बात कर रहे हैं, और हम बात करें वो महत्वपूर्ण कार्यवाही जो राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुई। हंगामा तभी हुआ, बजट हुआ तभी हंगामा हुआ, हंगामे की वजह से। मैं जवाब देता हूं। चर्चा इंपॉर्टेंट चीजों पर होना चाहिए ना, जैसे सवाल उठाए थे, शिक्षा का सवाल उठा था, अन्य मुद्दे के सवाल उठे थे। ये जो टीका टिप्पणी तंज, इसमें वक्त जो होता है वो बहुत जाया इंपॉर्टेंट होता है है, कि निश्चित नहीं? तौर पर जाया होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट बात सदन के अंदर होनी चाहिए, जो नहीं हुई है। शुरुआत किसने की? इंतजार करते हैं केशव लोग, प्रसाद मौर्य जी ने की, हमारे माननीय इंतजार डिप्टी करते सीएम हैं ने की, लोग जो कि गलत है। हमारा मुद्दा उठाया जाएगा, हमारे क्षेत्र का मुद्दा उठाया जाएगा। राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर भी 2 शब्द बोल देता हूं ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। 2012 से 2017 के बीच में एक राज्यपाल रहे हैं हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में, श्री राम नाईक जी। हर दूसरे दिन उनका कोई ना कोई कमेंट आ जाता था उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, छोटे छोटे मामलों में। आज की तारीख में 2017 से 2022 के बीच में उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर रहा है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुआ, सरेआम बलात्कार हुए। महामहिम राज्यपाल महोदया जो कि एक महिला है, बहुत सारे उनका बयान एक लेकर सिंगल आए होंगे वक्तव्य नहीं आता है। इसको क्या समझा जाए? हमसे बजट की और वहीं तक ही चाहते हैं कि क्या यूपी बदला बदला सा लगता है। आप बयानों की बात कर रहे हैं, बयानवीर और बयानों की बौछार अक्सर होती रहती है, उस पर हम डिबेट बात में करेंगे। हाँ, ओंकार नाथ जी बोलिए। देखिए, बजट जो इन्होंने पेश किया था उसमें जो सबसे बड़ी कमी इस बजट के अंदर है वो सिंचाई पर कोई धन आवंटन नहीं है, स्वास्थ्य पे कोई धन आवंटन नहीं है, एजुकेशन पे कोई धन आवंटन नहीं। आप बताइए, स्मार्ट क्लास बनाने जा रहे हैं और धन की कोई आपने आवंटन नहीं किया हुआ है। आप मेडिकल कॉलेज पुराने वाले बनाने जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। पीडब्ल्यूडी में पूरे जिले की सड़कें बनाई जाएंगी, कोई धन आवंटित नहीं है। तो कैसे बनेगा और कब इसका प्रस्ताव आएगा और कब क्या होगा? जब बजट आपने पेश कर दिया तो बजट में प्रावधान रह ही नहीं गया, तो आप बनाएंगे क्या? आपको कायदे से बजट पे उस पैसे को रखना चाहिए था कि इतना लाख रुपया हम बजट को में क्या कहते हैं फला विभाग को दे रहे हैं, इतना फला को दे रहे हैं, इतना फला को दे रहे हैं विकास के लिए, और उस विकास पर ही अपनी योजनाएं बनाते। आपने कोई योजना बनाने के लिए कोई धन आवंटित किया ही नहीं है। आपने 3400 करोड़ का बजट पेश किया है, जो योजनाएं दी है उस योजनाओं में कोई ऐसी योजना नहीं है जिसके अंदर आपको रोजगारों को रोजगार मिल सके। अब आप कहते हैं कि अभी इन्होंने कहा है कि 70 लाख की बात हुई थी रोजगार देने की पिछली सरकार में,
4 लाख को इन्होंने दिया। अब भाई साहब बता रहे हैं अश्विनी जी कि 80 लाख लोगों को दिया गया, तो भाई 80 लाख को दिया गया तो इस बजट से 5 करोड़ आदमियों को रोजगार देने कहाँ से बात होगी? आप नौकरी और रोजगार सिंह साहब दोनों अलग करिए, नौकरी और रोजगार अलग करिए। लोग रोजगार में है, कौन है, जाएगी जनता के सामने नहीं है, आप जानने का पहले प्रयास कीजिए ना, कितने बेरोजगार है भाई सर? नौकरी और रोजगार। भारतीय जनता पार्टी ने श्रमिकों का जो पंजीकरण कराया है ना, उसको भी रोजगार की श्रेणी में लेके काउंट कर लिया है। दिक्कत ये बात की है, आंकड़ों की बाजी करी तो बहुत महारत हासिल है बीजेपी को। अरे आपने तो सपा तो 2 लाख भी नौकरी नहीं दी, 2 लाख दे देते तो बहुत हो जाता। सपा सिर्फ घोटाला करती रही, गायत्री प्रजापति को दुर्भाग्य ये है कि 5 साल आपकी सरकार रही, आप एक भी घोटाला उजागर नहीं कर पाए। इसका मतलब आप विफल हैं, आप नाकाबिल हैं, आप सरकार चलाने के योग्य नहीं है। अगर हमारी सरकार ने 12 से 17 तक घोटाले किए थे तो 5 साल आप क्या करते रहे? आप लोग 5 साल करते कह रहे चादर ओढ़कर सोते रहे क्या महाराज? आपकी जिम्मेदारी बनती थी, आप आते, आप जांच कराते, दोषी लोगों को दंडित करते, दिखाई देता। आप केवल घोटाला घोटाला रटी रटाई भाषा मत बोलिए, सुनिए, मुद्दों पर मुद्दों पर बात होनी चाहिए, सुन लीजिए। मुद्दों में मैं बात उठा रहा हूँ, मुद्दा उठा रहा हूँ, बोलिए। आपकी जवाब नहीं मिलेगा। अनुदेशकों का मानदेय माननीय हाईकोर्ट ने 17,000 रुपए तय किया है, सरकार क्यों नहीं दे रही है? आप बात करते हैं रोजगार देने की, 7,000 रुपए में एक आदमी कैसे घर से 5 किलोमीटर जाकर और स्कूल में पढ़ा कर वापस आ सकता है, अपने बच्चे पाल सकता है? प्रैक्टिकली सोचिए। आपकी सरकार बोली, योगी जी को बोलिए, उनकी सरकार में तमाम मंत्री ऐसे हैं जो परिवार चलाते हैं, उनसे पूछिए कम से कम उनका चिंतन कीजिए। शिक्षा मित्र, एम्बुलेंस के जो ऑपरेटर्स हैं, एम्बुलेंस सहयोगी हैं, सारे के सारे आपने हटा दिए। संविदा पर आप नौकरियां लोगों को रख रहे हैं, कमीशन खोरी चरम सीमा पर चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये हालात बदतर हो गए हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है। आपके पास केवल एक चीज है, हिंदू मुसलमान सवर्ण दलित अगड़ा पिछड़ा, ये कार्ड आप खेलते रहते हैं। लेकिन एक चीज बता दूं, ये पकड़े वाले जीत चुके हैं, जनता इस झांसे में आने वाली नहीं है। युवा आपसे सवाल पूछ रहा है, युवा सवाल पूछेगा और वक्त आएगा तो आप विश्वास ही क्यों किया? फिर विश्वास ही क्यों किया? क्यों दोबारा से सीएम योगी बने? क्यों दोबारा से बीजेपी आई? छल कपट से बने, विकलांगों के अपमान कर रहे हैं, आप जनता का अपमान कर रहे हैं। जिन गरीबों तक राशन पहुंचा, आप उनका अपमान कर रहे हैं। जिनको घर मिला, जिनको राशन मिला, कितने लोगों को अपमान कर रहे हैं? कितने लोगों ये बताइए, क्या उन लाभार्थियों को लाभ नहीं मिला? नहीं, लाभार्थियों को लाभ मिला तो वोट खरीदेंगे क्या? वोट खरीद रहे हैं आप? जनादेश का अपमान नहीं, जनादेश का कोई अपमान नहीं है। इन्होंने छल और कपट जब रिजल्ट आता है तो मशीनें खराब हो जाती हैं, आपके पक्ष में आती हैं तो इसीलिए जनता त्राहिमाम कर रही है और चिल्ला रही है, सड़कों पर उतर रही है। देखिए बहन, एक अश्विनी शाही साहब रुकिए थोड़ा सा। कांग्रेस के नेता कुछ टिप्पणी कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं? ओमकार, कोई अगर चुनाव जीत जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम सही है। चुनाव जीतने के बाद जैसे आप टॉप करते हैं, एक IAS ऑफिसर से जिन्होंने टॉप किया था, शुक्ला है नाम है उनका, आराधना शुक्ला जी के हस्बैंड हैं, टॉप किया था, लेकिन गबन किया, गबन करने के बाद उनको जेल हुई और जेल में आज भी है, समझ गए आप? इसी तरह से यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट और वो ठीक है सर, निरंजन पोद्दार यूनिवर्सिटी में चुनाव भी जीते, लेकिन जब बात आती है किसी ने, जनता ने अगर जनता ने किसी को चुना है सरकार को, तो उस पर विश्वास होगा ना, उसकी योजनाओं पर, उसके विकास को लेकर विश्वास होगा। लेकिन वो विश्वास विपक्ष को नहीं नजर आता। विपक्ष को लगता है ये झूठ है और वोट खरीदे हैं, जनादेश उन्हें दिखता ही नहीं है। देखिए ऐसा है रश्मि जी, जिस तरीके से चुनाव हुआ है, पूरा मीडिया ने जिस तरीके से दिखाया है और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से चुनाव के दौरान माहौल बना रही थी और एक पूरे देश के अंदर उस टाइम एक इस तरीके का माहौल बना हुआ था, कांटे की टक्कर है। और उसके बाद में अगर परिणाम को नकार दिया जाता है, जनता के जनादेश को नकार दिया जाता है, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये हमारी जो लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनका भी अपमान है और यहाँ पे जो वोट करने वाले जो वोटर हैं उनका भी कहीं ना कहीं अपमान है। क्योंकि अगर इनको कहीं कोई संदेह है उस चीज के अंदर, कोई गड़बड़ झाला हुआ है, तो हमारे यहाँ साहब आप कितना भी भाजपा को डिफेंड कर लीजिए, RSS वाला एजेंडा डिबेटों में नहीं चलता। स्पष्ट बोलिए कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और आइए डिबेट में मैं आपको एक एक सवाल पूछूंगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ये छद आप जिस पोजीशन में बैठे हैं, ये छद पोजीशन है आपकी। यही उत्तर प्रदेश में हुआ है, यही चुनावों में हुआ जो आप डिबेट में कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक वहां से पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ली है आपने भाई साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक कहां से हैं? आप बोलिए ना कि आप RSS आप जनादेश के बारे में कुछ भी कहते हैं, अगर वो अपनी बात रख रहे हैं तो आप उनको व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं।
बजट पर और बात करिए ना। प्रोटेक्ट करने के लिए बैठ जाएंगे, ये नहीं चलेगा। आप स्पष्ट या राजनीतिक ये गलत है, ये टाइम जाया करना होता है। जब आपको आपके पास निष्पक्ष होना आंसर पड़ेगा नहीं अगर आप होता है तो आप राजनीतिक टाइम विश्लेषक हैं तो। वक्त जाया आप करते निष्पक्ष हैं और नहीं इस हैं। तरीके से टिप्पणी करते हैं इधर उधर, कभी पार्टी को प्रोटेक्ट करने गेस्ट के के लिए ऊपर सपोर्टिंग करते हैं, हैंड बन कभी के आप किसी बैठ का जाएंगे, भाजपा नहीं ही चलेगा करते ना। हैं। बहुत किसी गलत फैक्ट पर है, इन्होंने बहुत बात गलत नहीं है। किया, आखिरी राजनीति आखिरी किसी कमेंट्स फैक्ट पे बात नहीं अश्वनी किया। शाही साहब, आखिरी आपसे। मैं ये कहना चाहूंगा रजनी जी, जी। इस प्रदेश में ये जो बजट पेश किया गया है बहुत ही शानदार लोक कल्याण का बजट है। इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। इम्प्लीमेंट तो होना चाहिए ना सर, ये तो राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं बहुत अच्छा बना है, लेकिन जमीन तक तो पहुंचे। अभी तो बजट पेश हुआ है, अभी हाँ। चर्चा खत्म हुई है, आने दीजिए समय। बीमारू प्रदेश को हम लोगों ने आज ठीक करने का काम किया है। ये समाजवादी लोग तो भाजपा का टीका बता रहे थे और चोरी चोरी जाकर लगवाए। हमने देखिए किस तरीके से अनाज भी दिया, टीका भी लगवाया, दवाई भी दी, सब कुछ किया हमने। और आगे आने वाले दिनों में एक बेहतर कर्मयोगी मुख्यमंत्री के हाथ में नेतृत्व है उत्तर प्रदेश का, और बेहतर व्यवस्थाएं रजनी जी सोनी जी याद दिलाना चाह रहा हूं, चलिए अभी तो बजट 2017 बनाया है, 2022 तक आपकी बजट सरकार रही इम्प्लीमेंट है। करने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए, लेकिन हमारी डिबेट का वक्त यहीं पर समाप्त हो गया है। शुक्रिया तमाम लोगों का, अश्वनी शाही साहब, ओंकार नाथ सिंह जी, नवीन दुबे साहब और राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो बदला बदला सा यूपी नजर आता है और ये बदला बदला सा जनता को कितना भाता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब खास पेशकश में इतना ही।